वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है। वो ये चाहता है कि उसका जीवन बदले, उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदले। वो सिर्फ दो टाइम की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता। बीते दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ्य और सूझबूझ से कोशिशें भी की है। उन्हीं प्रयासों के हिसाब से उन सरकारों को परिणाम भी मिले। हम नए नतीजे चाहते, इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। अब जैसे शौचालय तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड तेजी से 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट का निर्माण किया। बैंक तो देश में पहले भी थे और गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, लेकिन हमने, और अभी अरुण जी विस्तार से बता रहे थे, हमने तेजी से 48 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। गरीबों के लिए घर की योजना भी पहले थी। उन योजनाओं की स्थिति क्या थी, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदला। अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब घर बनाने की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग होती है और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर के हम चल रहे हैं। और जब ओनर ड्रिवन होता है तो गफले नहीं होते, वो अच्छा घर बनाना चाहता है। हमने पिछले 9 साल में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी दुनिया के कई देश हैं, पूरा देश नया बना रहे हैं हम। हमारे यहां अक्सर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती। दुकान खरीदी जाती है पुरुष के नाम, गाड़ी खरीदी जाती है पुरुष के नाम, जमीन खरीदी जाती है पुरुष के नाम। लेकिन हमारी सरकार ने जो घर गरीबों को बनाकर दिए हैं, उसमें से करीब करीब 2.5 करोड़ घर जॉइंट नेम से हैं। उनमें महिलाओं का भी मालिकाना हक है। अब आप सोचिए, गरीब महिला खुद को एम्पावर फील करेगी तो फिर इंडिया मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? देश में ऐसे कितने ही बदलाव हुए हैं जो इंडिया मूवमेंट को लाए हैं। इनमें से कुछ बदलावों की चर्चा तो मीडिया भी नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी चुनौती प्रॉपर्टी राइट्स की भी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सिर्फ 30% आबादी के पास ही उनकी प्रॉपर्टी का लीगली रजिस्टर्ड टाइटल है। यानी दुनिया की 70% आबादी के पास उनकी प्रॉपर्टी का कानूनी दस्तावेज नहीं है। प्रॉपर्टी का अधिकार ना होना वैश्विक विकास के सामने बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। दुनिया के अनेक विकसित देश भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है। पिछले 2-2.5 साल से भारत में पीएम स्वामित्व योजना चल रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। भारत के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन की मैपिंग की जा रही है। अब तक भारत के 2,34,000 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। 1 करोड़ 22 लाख प्रॉपर्टी कार्ड दिए भी जा चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक और लाभ है, गांव
लोगों का ये डर भी कम हुआ है कि अगर वो गांव से बाहर गए तो उनके घर या जमीन पर कब्जा हो जाए। ऐसे कितने ही साइलेंट रिवॉल्यूशन आज भारत में हो रहे हैं और यही इंडिया मूवमेंट का आधार बन रहा है। एक और उदाहरण किसानों को मिलने वाली मदद का भी है। पहले चुनाव को देखते हुए किसानों को कर्ज माफी की घोषणाएं होती थी, लेकिन करोड़ों किसानों के पास बैंक खाते ही नहीं थे। वे तो और स्रोतों से कर्ज लिया करते थे, उन्हें तो कर्ज माफी का कोई लाभ ही नहीं मिलता था। हमने इस परिस्थिति को भी बदला। पीएम किसान सम्मान निधि से अभी तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा गया। इसका लाभ देश के उन 11 करोड़ छोटे किसानों को हुआ है जिन्हें पहले कोई पूछता नहीं था। साथियों, किसी भी देश की प्रगति में नीति निर्णयों में ठहराव, स्टैग्नेशन, स्टेटस को एक बहुत बड़ी बाधा होता है। हमारे देश में भी पुरानी सोच और अप्रोच के कारण, कुछ परिवारों की लिमिटेशंस के कारण एक लंबा ठहराव रहा। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें हमेशा गतिशीलता होनी चाहिए, साहसिक निर्णय शक्ति होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें नयापन स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, उसमें प्रगतिशील मानसिकता होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसे अपने देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा होना चाहिए और इन सब से ऊपर देश के संकल्पों और सपनों पर देश की जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। सिर्फ सरकार और सत्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने का रास्ता बहुत ही लिमिटेड रिजल्ट देता है। लेकिन जब 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य जुटता है, जब सबका प्रयास लगता है, तो फिर देश के सामने कोई भी समस्या टिक नहीं पाती। इसके लिए देश के लोगों का सरकार पर भरोसा उतना ही जरूरी है। मुझे संतोष है कि आज देशवासियों में ये विश्वास जगा है कि सरकार को उनकी परवाह है। इसकी और एक वजह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है गवर्नेंस में ह्यूमन टच, सुशासन में संवेदनशीलता। हमने गवर्नेंस को ह्यूमन टच दिया है, तब जाकर के इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है। अब जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना, दशकों तक बॉर्डर के हमारे गांवों को आखिरी गांव माना गया। हमने उन्हें देश का पहला गांव होने का विश्वास दिया। हमने वहां विकास को प्राथमिकता दी। आज सरकार के अधिकारी, मंत्री इन गांवों में जा रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां लंबा वक्त गुजार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी पहले दिल की और दिल्ली की दूरी बहुत अखरती थी। हमने यहां भी गवर्नेंस को ह्यूमन टच से जोड़ा। अब केंद्र सरकार के मंत्री, जैसे अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया, नियमित रूप से नॉर्थ ईस्ट का विजिट करते हैं और वो
वो भी स्टेट कैपिटल पर नहीं, डिटेल इंटीरियर में जाते हैं। मैं भी नॉर्थ ईस्ट जाने की हाफ सेंचुरी मार चुका हूं। साथियों, इस संवेदनशीलता ने न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम की है, बल्कि वहां शांति की स्थापना में भी बहुत मदद की है। आपको यूक्रेन क्राइसिस के दौरान सरकार की कार्य संस्कृति को भी याद करना चाहिए। देश के हजारों परिवार चिंता में थे। हमने करीब करीब 14,000 परिवारों से कनेक्ट किया। हर घर में सरकार का एक प्रतिनिधि भेजा। उन परिवार के अंदर बीच बैठा, सरकार के व्यक्ति के रूप में बैठा। हमने उन्हें मुश्किल घड़ी में विश्वास दिया कि सरकार उनके साथ है। आपको मालूम होगा, कभी कभार ऐसी चीजों को इतना उछाल दिया जाता है कि जहां काम करना है उसमें भी रोड़े अटक जाते हैं। और इसलिए हमने पहला काम किया, जाओ भाई उस परिवार में जाके बैठो, उनको रेगुलरली कम्युनिकेट करो। और इसके कारण देश के सब आश्वस्त हुए लोग कि ठीक है भाई, बच्चा वहां है, अभी स्थिति में है, कल आएगा, परसों आएगा, एक स्थिति बनेगी। मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ऐसी गवर्नेंस से इंडिया मूवमेंट को एनर्जी मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर गवर्नेंस में ये ह्यूमन टच न होता तो हम कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं जीत सकते। साथियों, आज भारत जो कुछ हासिल कर रहा है उसके पीछे हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की शक्ति। दुनिया आज देख रही है कि आज भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार निर्णायक फैसले ले रही है। और भारत ने दुनिया को दिखाया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। बीते वर्षों में भारत ने अनेकों नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के नेतृत्व में बना। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का गठन भारत के नेतृत्व में हुआ। नीति आयोग आज भविष्य के रोड मैप को तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। GST काउंसिल की वजह से देश में आधुनिक टैक्स व्यवस्था बनी है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ रही है। देश में कोरोना के बीच भी अनेकों चुनाव हुए, सफलतापूर्वक हुए। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। वैश्विक संकट के बीच आज भारत का अर्थतंत्र मजबूत है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। हमने दूर सुदूर तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई, 220 करोड़ से अधिक डोज लगवाई। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर इसी वजह से ये सफलता ही कुछ लोगों को चूकती है और इसलिए हमले भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है इन हमलों के बीच भी भारत अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। साथियों, भारत की भूमिका जब ग्लोबल हो रही है तो भारत के मीडिया को भी अपनी भूमिका ग्लोबल बनानी है। सबका प्रयास से ही इंडिया मूवमेंट को हमें सशक्त करना है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत की यात्रा को सशक्त करना है। मैं एक बार फिर अरुण जी का
इंडिया टुडे ग्रुप का मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, बात करने का अवसर दिया, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और 2024 में निमंत्रण का जो साहस दिखाया, इसलिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू।